ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो आज का ये जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर, और हम लोग ये जो लेक्चर है इसको हम लोग खत्म करेगा आज। ठीक है। स्लो है। तो क्लास, कल हम लोग जो एक्सपेरिमेंट के बारे बताए है ना, यानी कि योर एटमोलॉजी है, एटमो मेथोडोलॉजी, उसका जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया उसको आप लोग घर जाके ट्राई किया है? नहीं, एलिवेटर को नहीं, लेकिन बाकी एक्सपेरिमेंट जैसे घर में जाके अपना पेरेंट्स को नाम से बुलाना, हर चीज में परमिशन मांगना, डिड यू ट्राई दैट? हाँ, वो पहले कन्फ्यूज़ था, है ना? उसके बाद तुम उसको बताया होगा फिर कि नहीं-नहीं, मेरा क्लास में ऐसा क्लासेस है, तो उसके बेस में हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर वो ब बताया होगा, तो वो अंडरस्टैंड किया होगा। मतलब 2 इंटरप्रिटेशन मिला है। सब ट्राई किया है? किया है कि नहीं? यूँ भी ट्राई किया है कि नहीं, हमको आप बताओ? क्यों ट्राई नहीं किया? अरे! आस-पास पड़ोसी को भी यूज़ करो एक्सपेरिमेंट में, ना? एंड आई होप मेरा स्टूडेंट, ऑनलाइन वाला जो स्टूडेंट है, आप लोग भी ट्राई किया होगा, आई होप सो। ठीक है? सो नेक्स्ट योर नेक्स्ट टॉपिक इज, मतलब नॉन पॉजिटिव ही है, उसका जो नेक्स्ट मेथड है फिनोमेनोलॉजी, फिनोमेनोलॉजी। फिनोमिना, ये वर्ड आप लोग फेमिलियर है ना? फिनोमिना वर्ड से यू ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड फिनोमिना। फिनोमिना एक ऐसे वर्ड है जो सिर्फ साइंस में यूज नहीं करता है, वी यूज इट इन एवरी मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में हम लोग इसको यूज करता है। तो ये जो इंग्लिश वर्ड है फिनोमिना, इसका मतलब क्या होता है जिससे ये फिनोमेनोलॉजी आया है? फिनोमिना, फिनोमिनन, ये वर्ड यूज करता है हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, इसका मतलब क्या है फिनोमिनन? हम लोग ऐसे नहीं पढ़ता है क्या, फिनोमिना ऑफ लाइट, ये बहुत फेमस है ना? फिनोमिना ऑफ लाइट, ये सब हम लोग पढ़ता है साइंस लुक में। ठीक है, तो उसके बाद इंग्लिश में जो फिनोमिना ऑफ द फिलोसॉफिकल थॉट्स, है ना, ऐसा बोल के ये वर्ड यूज करता है। तो इंग्लिश में व्हाट डज दिस वर्ड मीन? दैट मीन्स ऐसा चीज जो खुद से होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रिसेप्शंस। हम लोग चाहो मत चाहो, जब कुछ चीज होता है और वो इंडिपेंडेंटली होता है, ये थिंग जो इटसेल्फ से हो जाता है, इंडिपेंडेंटली होता है, और इसमें हम लोग का कोई इंटरवेंशन या हम लोग का कोई प्रिसेप्शन वो मैटर नहीं करता, वो होना ही है इन नेचर, उसी को हम बुलाता है फिनोमिनन। के जैसे लाइट के कैरेक्टर, लाइट का कैरेक्टर खुद से उसका वो कैरेक्टर है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग फिनोमिना ऑफ लाइट बोल के, हम लोग फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन बोलता है, हम लोग ऐसे वर्ड यूज करता है। समझ में आए? सो फिनोमिना का मतलब होता है थिंग इन इटसेल्फ, थिंग इन इटसेल्फ। एंड योर वर्ड फिनोमेनोलॉजी, ये बेसिकली फिनोमिना से ही ड्राइव किया है। और इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड, ये टर्म का मतलब है दैट विच एग्जिस्ट independently, irrespective of, irrespective of our perceptions, irrespective of our perceptions, उसी को हम फिनोमेनोलॉजी बोलता है। इसको आपका डेवलप हुआ था इन 1960s में, 1960s में इसका डेवलपमेंट हुआ था। एंड बेसिकली दो ऐसा फिलोसोफर्स है जिसको इसका डिस्कवरी में क्रेडिट दिया जाता है, एडमंड एडमंड हस्serl, ठीक है, एंड
अल्फ्रेड, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, सीच सेड. These two are often credited for मतलब रिगार्डिंग द फिनोमेनोलॉजी का जो डिस्कवरी है उसके लिए इसको ऑफन हम लोग रिगार्ड्स दिया जाता है. So they said, according to this board, they said phenomena is nothing but it's a lived experience. ये टर्म यूज किया वो लोग, लिव्ड एक्सपीरियंस फिनोमेना को. ये बोलता है कि वर्ल्ड appears to us, मतलब ये बोलता है ये लिव्ड एक्सपीरियंस है अबाउट हाउ द वर्ल्ड appears to us in our consciousness. Okay, lived experience of how our world appear to us in our consciousness. सिंस ये नॉन साइंटिफिक मेथड है, यानी कि नॉन पॉजिटिव मेथडोलॉजी से, दैट मीन्स ये हम लोग का कॉन्शियसनेस का जो कंसेप्ट है, कल्चर, क्लास और फैमिली, फिजिकल बॉडी एक्शन, वो सब मैटर करता है और उसी को वो फिनोमेनोलॉजी के अंदर में क्लासिफाई करता है. और इसमें दे यूज वन एग्जांपल, जैसे कि दे सेड एक रेगुलर साइंटिस्ट, यानी कि रेगुलर साइंटिस्ट मतलब रेगुलर पॉजिटिविस्ट. ठीक है, एक रेगुलर पॉजिटिविस्ट वो क्या करता है, वो जो ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करता है, will study about ऑब्जेक्ट. मतलब अगर उसको कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वो उसके बारे में पढ़ता है. जैसे मेंडल को पिंक फ्लावर देखा है, इसलिए वो फ्लावर के बारे में जानने के लिए कोशिश किया, जेनेटिक के बारे में. यानी कि जिसको आप ऑब्जर्व करता है अब वो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ता है. ठीक है, पॉजिटिविस्ट लोग. लेकिन आज से नॉन पॉजिटिव, यानी कि एक नॉन पॉजिटिव, ऐसे नॉन पॉजिटिव, हम इसको रब करेगा अभी ऊपर का. ठीक है, क्लियर से लिखते हैं. लेकिन एज ए नॉन पॉजिटिव लोग क्या देखता है, दे सी कि ऑब्जेक्ट के साथ रह के आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है उसको पढ़ता है वो लोग. यानी कि योर एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट. एक पॉजिटिव ज्यादातर ऑब्जेक्ट के बारे पढ़ेगा, लेकिन जो नॉन पॉजिटिव और जो फिनोमिनल है, व्हाट दे विल डू, दे विल स्टडी अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट. दैट इज द डिफरेंस. ओके, सो नॉन पॉजिटिव्स क्या करेगा, दे विल स्टडी your experience with the object. That is the difference. समझ गया? तो ये डिफरेंस है एक फिनोमेनोलॉजी में. फिनोमेनोलॉजी बेसिकली एक्सपीरियंस को देखेगा कि आप क्या एक्सपीरियंस किया उसके साथ रह के, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ रह के. लेकिन जो पॉजिटिव्स होता है, दे विल स्टडी अबाउट वो ऑब्जेक्ट के बारे में, वो ऑब्जेक्ट क्यों निकलता है. समझ गया? जैसे एग्जांपल में यू कैन से पॉजिटिविटीज जो क्या करेगा, सुसाइड. जैसे आपका एमिलिया बर्किन, वो पॉजिटिविस्ट है ना. तो वो अपना सुसाइड में वो सिर्फ जो चीज़ उसको दिखाई दिए, वो बोला है कि क्लास में डिवीजन हो गया इकोनॉमिक की वजह से, और इसलिए डिफरेंट क्लास हो गया तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो गया, जिसके कारण आदमी सुसाइड करता है. यानी कि वो सिर्फ सुसाइड को इस हिसाब से देखा है. ठीक है, लेकिन जो नॉन पॉजिटिव होगा वो ढूंढेगा कि ना वो सुसाइड का टेंडेंसी कहाँ से आता है, उसका कॉग्निटिव में क्या चेंजेस हुआ है. और ये चेंजेस ना सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, बल्कि चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली में किस तरह से एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वो सबको वो डिटेल में पढ़ता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव्स. और उसमें हम लोग ज़्यादातर आपका जो जेंडर होता है, यानी कि लिटरेसी रेट है ना, उसके बाद आपका जो सेंसेक्स होता है, उसके अलावा सुसाइड. जनरली वी यूज सुसाइड इन मोस्ट ऑफ दिस केस टू क्लासीफाई, क्योंकि एक जो सुसाइड का कोर रीजन को पता करने का और एक जो सिर्फ सुसाइड का रेट को पता करता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ देम. समझ में आ गया? ठीक है, सो ये है आपका पॉजिटिव्स, यानी कि फिनोमेनोलॉजिस्ट लोग क्या करता है, एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट को पढ़ता है. नाउ सिंस ये नॉन पॉजिटिव मेथड है, तो ऑन एन एवरेज ये लोग का जो क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि ये लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, टू सम एक्सटेंट ये सिमिलर होगा, फिर भी ये लोग डिफरेंट होगा. तो आप पढ़ते समय में ये डिफरेंस को पकड़ना है, क्योंकि एटनोमोलॉजी इनविजिबल ग्लू को बोलता है और फिनोमेनोलॉजी बोलता है जो ऑलरेडी इटसेल्फ में है, इंडिपेंडेंटली जो होता है, कॉन्शियसनेस को बोलता है. तो ये दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो उसको आपको पढ़ना होगा. समझ गया? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो जैसे हो गया आपका फिनोमेनोलॉजी से. तो फिनोमेनोलॉजी में क्या होता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है,
ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट को अभी हम लोग समझेगा होगा। सो कॉन्स्टिट्यूएंट को बेसिकली थ्री मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, थ्री टाइप्स में। पहला होता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी सो सब्जेक्टिविटी को ये बोलता है वी डोंट जस्ट सी, वी इंटेंड देम बोलते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब वी डोंट सी थिंग्स बट वी इंटेंड देम। इसका मतलब जब हम कुछ चीज को देखता है, हम सिर्फ उसको नहीं देखते, हम उससे समझ लेते हैं। समझ में आया है? सो इसके साथ साथ हम एक एग्जांपल यूज करेगा। सपोज सपोज कोई मर गया है आपका कास, मतलब आपका दोस्त का कोई मर गया है और आप अपना दोस्त को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग देखेगा फिनोमा कैसा होता है, फिनोमिना। तो सपोज योर फ्रेंड, ओके, आपका दोस्त है और ये फ्रेंड का फादर मर गया है, वो फ्रेंड का फादर मर गया है। तो जब आप अपना दोस्त को देखेगा ना, आप सिर्फ दोस्त को देखेगा नहीं, यू विल इंटेंड मीन्स यू विल अंडरस्टैंड ही सोरो ऑल्सो। आप देखेगा कि ही इज सैड एंड आप रियलाइज करेगा ही इज सैड बिकॉज अभी ये दुनिया में उसका पिताजी और नहीं होगा। दैट इज व्हाट यू सी, है ना। यानी कि योर फादर का जो, ये फ्रेंड का जो फादर का जो डेथ है, वो डेथ को आप क्या करेगा, यू विल इंटेंड। इंटेंड मीन्स यू विल अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड वो भी ऊपर का अंडरस्टैंडिंग। यू विल जस्ट अंडरस्टैंड उसका फादर मर गया, वो अभी ये दुनिया में नहीं है, हम लोग का बीच में नहीं रहेगा, कम्युनिटी में नहीं रहेगा और अभी से वो दिखाई नहीं देगा। आप इतना समझेगा, ठीक है। सबसे पहले आप इंटेंट से यू विल अंडरस्टैंड एंड देन यू विल रियलाइज नो मोर, है ना। उसके बाद वो सोसाइटी का अभी पार्ट नहीं रहेगा, सोसाइटी का पार्ट नहीं रहेगा और वो अभी कैन नॉट सी और नहीं दिखाई देगा, कैन नॉट सी। ये सब आप समझिए उसको देख के। तो वो बोलता है सब्जेक्टिविटी, उसको बोलता है सब्जेक्टिविटी। बोलता है कि आप चीज को नहीं देखते, आप उससे सीखता है, बोलता है। समझ गया? श्योर। नेक्स्ट इज योर इंडक्टिविटी। इंडक्टिविटी इंडक्टिविटी में ये क्या बोलता है, आप जितना भी सब्जेक्ट होता है यानी कि जितना भी फैक्ट्स होता है उसको आप क्लासिफाई करता है। पहला हम लोग उसको पहला क्लासिफाई करता है। वी क्लासिफाई एनीथिंग, जो भी हम लोग को दिखाई देता है, फर्स्ट थिंग हम उसको क्लासिफाई करता है। और उसके बाद हम टू अप्रोच के साथ हम उसको देखता है, टू अप्रोच के साथ, ठीक है। जो मी जिसमें फर्स्ट अप्रोच जो होता है वो होता है ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग फर्स्ट जो अप्रोच होता है उसको हम ब्रैकेटिंग बोलते हैं। ये रह गया ब्रैकेटिंग, ब्रैकेट बनाना। ब्रैकेटिंग मतलब लाइक दिस, ब्रैकेट बनाना। ब्रैकेटिंग में हम क्या करता है, ऑलवेज हम लोग सेटिंग असाइड प्री कंसेप्ट, यानी कि प्री कंसेप्ट आइडिया, प्री कंसीव्ड आइडियाज, उसको हम साइड करता है। उसके बाद हम क्या करता है, हम बॉटम अप अप्रोच करता है। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच को एक टर्मोलॉजी यूज किया है वो लोग, लिबेंस्वेल। लिबेंस्वेल बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। ठीक है, तो यहां में देख लो ब्रैकेटिंग ब्रैकेटिंग और बॉटम अप अप्रोच हम कैसे करते हैं। सपोज अभी आप देख लिया आपका दोस्त का पिताजी मर गया और इससे आप ये समझ में आया कि अभी आप अंडरस्टैंड कर लिया कि वो बहुत दुख है क्योंकि उसका फादर दोबारा सोसाइटी में नहीं रहेगा, उसको दिखाई नहीं देगा और वो हम लोग का बीच में नहीं रहा है। आप इतना समझ में आया है पिता दोस्त का मतलब डेथ से, ठीक है। तो ये डेथ के बाद आप बाद में इंडक्टिविटी में आप क्या करेगा, आप इंडक्टिविटी में ना अपना ओपिनियन नहीं रखेगा कि डेथ तो होता ही है, ये जो ओपिनियन है यानी कि प्री कंसेप्ट का जो आइडिया है आप उसको हटाएगा सबसे पहले। उसके बाद आप बॉटम अप अप्रोच करेगा। बॉटम अप अप्रोच आप कैसे करेगा, आप अपना दोस्त को उसका दुख को शेयर करने देगा, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने देगा, समझ गया, उसका थ्योरी बनाने देगा। तो इसमें इंडक्टिविटी में आप फिर क्या करेगा, उसका जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड का जो फादर हो गया, जो डेथ हो गया,
उसमें आप क्या करता है, फ्रेंड को हिज एक्सपीरियंस को आप शेयर करने देता है, बताने देता है उसका क्या एक्सपीरियंस है एक्चुअल में, फ्रेंड क्या फील हो रहा है। आप खुद का नहीं, आप बोलेगा तो एक एज हो गया वो तो मरना ही था, वो कंसेप्ट को आप छोड़ देगा। आप सुनेगा कि फ्रेंड कैसे एक्सपीरियंस किया है, पिताजी का साथ क्या था, वो एक्सपीरियंस को आप फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करने देगा। और एक्सप्लेन करने दे के यू विल अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव, यू विल अंडरस्टैंड फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव। तो उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको अंडरस्टैंड करेगा और उससे आप अंदाज़ा लगाएगा, हाँ, अच्छा ये कंडीशन ऐसा है, उसका अपना फादर के साथ ये रिलेशनशिप है। दैट इज़ नोन एज़ इंडक्टिव, है ना? जैसे हम लोग ज़्यादातर बोलता है, सपोज़ कोई ओल्ड एज आदमी मर गया, एग्ज़ाम्पल ले लो, फ्रेंड का फादर बहुत ओल्ड एज है। तो ओल्ड एज जब कोई मरता है तो हम लोग ज़्यादातर सोसाइटी क्या बोलता है? प्री कंसेप्ट आइडिया, हो जाएगा, उसका तो उम्र ही था मरने का। अपना बच्चा को देख दिया, बच्चा का बच्चा देख लिया, है ना? अभी ये एज इससे ज़्यादा रहने से वो आदमी को तकलीफ देगा, बेस्ट है वो मर गया। ये बोलता है कि नहीं हम लोग? दैट मीन्स एक प्री कंसेप्ट आइडिया वो हम लोग रखता है। तो इसीलिए इसमें फिनोमेनल जो ये बोलता है कि आपको वो ब्रैकेटिंग करना है, वो प्री कंसेप्ट आइडिया को निकाल देना है। उसके बाद बॉटम अप अप्रोच में क्या करेगा, आप दोस्त का व्यू को देखो, दोस्त सिंस वो फादर लॉस किया है, एग्जैक्ट वो मोमेंट में वो क्या फील हो रहा है। जब वो आपको अपना डिफरेंसेस, अपना जो सिमिलरिटीज आपको एक्सप्लेन करेगा, तो उससे आप अंदाजा लगाओ व्हाट द एक्चुअल सोरो इज अबाउट। समझ में आ गया? प्योर? ओके। उसके बाद लास्ट है आपका डायनामिक, हम इसको हटा रहे। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, सेकेंड इज इंडक्टिविटी, एंड थर्ड इज डायनामिक। थर्ड, नंबर 3, ये सच है। हाउ मच एवर सोरो वी आर विद द डेथ ऑफ आवर डियर वंस, समय के साथ वो फीलिंग चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? सो डायनामिक उसको बोलता है। डायनामिक बोलता है आवर जो फीलिंग्स होता है ना, सिचुएशंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूड्स, इमोशंस, ये सब क्या होता है? चेंज होता है, चेंजेस विथ टाइम, समय के साथ ये चेंज हो जाता है। सो ही सेज कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये बोलता है कुछ भी परमानेंट नहीं है। दैट मीन्स कॉमन सेंस जो होता है, कॉमन सेंस, है ना, वो जो अंडरगो अंडरगो चेंजेस, अंडरगो मूवमेंट्स लिख देगा हम। ठीक है, कॉमन सेंस जो है वो समय के साथ इट अंडरगोस मूवमेंट, वो इट अंडरगोस चेंजेस। जैसे कि आप अभी, जैसे आपका फ्रेंड का फादर मर गया, है ना, तो आप अपना फ्रेंड को वो सुनने मन नहीं होने से भी यू विल अंडरस्टैंड कि आपका फ्रेंड अभी इतना भी रोने से भी विथ टाइम वो जो पेन है उससे वो सबसाइड हो जाएगा। समझ गया? जैसे आपका जब डियर वन मरता है, फर्स्ट एनिवर्सरी में बहुत दुख होता है, हम लोग इसको खो दिया, अभी इसका बिना जिएगा कैसे। उसके बाद फिफ्थ एनिवर्सरी आता है, आपको पता नहीं चलता कब फिफ्थ आ गया। उसके बाद आप देखते हैं अरे 17 एनिवर्सरी आ गया, है ना? मतलब आप उसको याद तो करते हैं, लेकिन जो वो पेन आपको शुरुआत में उसका डेथ में मिला था वो दोबारा नहीं होता है। होता है कि नहीं? दैट इज नोन एज डायनेमिक। सो फिनोमिना बोलता है साइंटिफिक मेथड से ये फीलिंग को आप मेजर कैसे करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज। आई होप आप समझाए। ये जवाब देता नहीं। हाँ, इसीलिए नॉन पॉजिटिव लोग बोलता है कि पॉजिटिव से जो जनरलाइज करके वो लोग एजम्पशन लेके, ऑब्जर्वेशन लेके बना रहा है, वो गलत है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ईच ऑफ अस हैज डिफरेंट वे ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, आवर ब्रेन, आवर कॉन्साइन, वो सब अलग है सबका, और इट्स पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को आप साइंटिफिक मेथड से, एस्टिमेशन से आप बना सके, इट्स पॉसिबल नहीं है बोलते हैं। दे डोंट जनरलाइज, कभी जनरलाइज आपको नहीं मिलेगा। वो लोग ईच जो इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल का अपना सोशल फैक्टर्स है, और बोलता है कि वो सोशल फैक्टर उसका कल्चर, उसका फैमिली, उसका कास्ट, उसका ट्रेडिशन, उसका बिलीफ से आता है। दैट इज ट्रू। मेरा जो बिलीफ है वो आपके जैसे बिलीफ नहीं हो सकता है, मेरा बिलीफ अलग होगा, बिकॉज माई अपब्रिंगिंग, माई फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। सिमिलरली आप लोग का भी अलग होगा। आपका पेरेंट्स का जनरेशन में जो बिलीव, जो प्रैक्टिस था, वो अभी आपका समय में नहीं है।
फिर आपके बाद आपका किड्स का समय में फिर वो नहीं होगा। यानी कि वो बोलता है सच बात है, डायनामिक इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना? जैसे आप देखा होगा 5 इयर्स का जो फ्रेंडशिप 5 साल उम्र में आप जो दोस्ती बनाता है अपना आजू-बाजू से, आफ्टर 20 इयर्स वो दोबारा फिर से आप बनाने की कोशिश करने से वो कांसेप्ट नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। दैट इज़ हाउ हम लोग का फ्रेंड्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है? समझ गया? तो ये उसी के बारे में ज़्यादातर एक समय के बाद हम लोग का जब एजुकेशन हम लोग का जब जॉब हो जाता है, जॉब के आस-पास में जो आदमी आपको दिखाई देगा, वो ही आपका फ्रेंड हो जाता है। और आपका जो ओल्ड एज मतलब बचपन में जो दोस्त था, वो क्या हो जाता है, वन्स इन अ व्हाइल मिलने से भी आप लोग एक-दूसरा को जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग सब बिना बोले, एक वर्ड होता है मतलब बिना कहे जब आप न्यू ईयर समय में घर जाता है, यू विल सी योर फ्रेंड, यू विल टॉक विथ हिम, यू विल फील नाइस, यू विल फील ओके। लेकिन उसके बाद आप वापस जब अपना यहाँ पे आके आप एजुकेशन के लिए स्टार्ट करता है, जॉब के लिए स्टार्ट करता है, आप ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं उसको। ऐसे नहीं है कि आप उसको प्यार नहीं है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है, यस वी हैव मूव्ड ऑन विद द टाइम। दैट इज़ व्हाट डायनामिक इज़ अबाउट। समझ गया? जैसे कि क्लास 9 और 10 का जो साइंस और मैथ्स है, आपको वो बहुत टफ लगा होगा उस समय में, है ना? लेकिन अभी दोबारा साइंस को निकाल के जब आप अपना छोटा वाला को एक्सप्लेन करते हैं, आपको अलग से लगता है कि हम इसको समझते हैं। मतलब जो नॉलेज होता है, जो फैक्ट्स होता है, वो समय के साथ बदलता है। दैट इज़ व्हाट योर नॉन पॉजिटिव मेथड्स मेथोडोलॉजीज़ दे स्टेट्स। समझ गया? ठीक है? और इसको एक्सप्लेन करने में डेथ का जो एग्ज़ाम्पल है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि डेथ ऐसी चीज़ है जिसको हमको नहीं चाहिए और आवर क्लोजेस्ट वन जब मरता है वो सबसे पेनफुल होता है। लेकिन वो डेथ भी इवेंट समय के साथ रिप्लेस हो जाता है, फीलिंग रिप्लेस हो जाता है। ऐसे नहीं है कि वी डोंट लव देम और वी डोंट मिस देम, वी डू। लेकिन वो जो रिप्लेस हो जाता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसा है। दैट इज व्हाट फिनोमिना इज अबाउट। समथिंग जो खुद से रहता है और ये चीज़ को हम नहीं चेंज नहीं करते, ये खुद से आ जाता है। होगा? अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड, है ना? सो नेक्स्ट इज योर सिंबॉलिक इंटरैक्शंस। Let's write it here. itself. ठीक है, सो इसमें देख लो एक बार फिर से क्लियर कट के लिए। नॉन पॉजिटिव जो मेथड होता है, नॉन पॉजिटिविस, ठीक है, नॉन पॉजिटिविस का जो मेथड होता है इसमें हम 3 मेथड पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग एटनोमोलॉजी, है ना, एटनो को हम लोग पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग फिनोमो, उसको भी हम लोग फिनोमेना को भी पढ़ लिया। एंड ना नेक्स्ट जो है वो है आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, हम ये क्लासिफाई करके रख दिया। सिंबॉलिक इंटरेक्शन है उसको हम लोग फिर देखेगा, होगा। सो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में लेट्स सी अबाउट दिस सिंबॉलिक इंटरैक्शन। सो सी सिंबॉलिक इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट है इसको देने वाला आपका मीड है ना, इसको मीड बुलाते हैं हम लोग। ठीक है, ही वॉज द वन जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में बताता है। और सिंबॉलिक इंटरेक्शन बेसिकली इट इज द स्टडी अबाउट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि खुद का जो सेल्फ होता है उसके बारे में ये स्टडी है। ओके, सो सिंबॉलिक जो स्टडी है, मेड जो डिस्कवर किया है, एंड इट स्टडी अबाउट द सेल्फ कंसेप्ट, यानी कि योर सेल्फ बीइंग, योर सेल्फ बीइंग मतलब वंस सेल्फ, खुद का सेल्फ के बारे में, उसके बारे में वो बताता है। नाउ ये एक ऐसे चीज है जिसको एवरीडे हम लोग फेस करता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है यहाँ में ही से, अगर आप खुद के बारे में यानी कि वन सेल्फ यानी कि सेल्फ कंसेंट के बारे में आप बोलता है, तो बेसिकली आप 4 चीज का वजह से इसको करता है। पहला होता है सिंबॉलिक जेस्टर्स, दूसरा होता है वर्ड्स, थर्ड होता है एक्शन और फोर्थ होता है अपियरेंस ऑफ अदर। ओके, तो यानी कि ही सेड पहला एक्शन, उसके बाद वर्ड्स,
उसके बाद ही सेड symbolic gestures, and last में he said appearance of others. So he said आप कुछ भी चीज को यानी कि वन सेल्फ को आप इंटरप्रिटेट कर सकता है यूजिंग दीज वेज एक्शन वर्ड सिंबॉलिक जेस्चर एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑर्डर. ओके, अपीयरेंस ऑफ द अदर्स, ऑर्डर लिखा गया हम, अपीयरेंस ऑफ द अदर्स. मतलब सेल्फ, वन सेल्फ, अभी वन सेल्फ क्या है उसको आप अभी देखिएगा. और इसको एवरीडे आप लोग करता है, सिर्फ आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है. तो ये जो देख रहा है, ये जो हम लिख के रखा है, इट बेसिकली ये लोग इंटरप्रिटेटिव मेथड्स है. ये इंटरप्रिटेटिव मेथड्स मतलब खुद को वन का सेल्फ को आप कैसे समझ सकता है यूजिंग वर्ड्स, एक्शन, सिंबॉलिक जेस्चर एंड अपीयरेंस ऑफ द अदर्स. ठीक है, जब आप ये चारों को यूज करता है तो आप जो तीन चीज देखने को मिलता है, और वो तीन चीज बेसिकली सिंबॉलिक इंटरेक्शन का कॉन्स्टिट्यूएंट है. पहला द मी, सेकेंड द आई, एंड थर्ड इज द सेल्फ. समझ में आया? द मी, द आई एंड द सेल्फ. तो ये मी, आई और सेल्फ कैसे निकलता है उसको हम लोग देखेंगे. समझ गया? सो यूजिंग दिस, इसको फिर कंफ्यूज मत हो, ये वो चीज है जिससे आप इंटरप्रेट कर सकता है. चार चीज से आप इंटरप्रेट करके आप ट्री कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है. दिस इज डन ना. आप जो ट्री कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन को आप बना सकता है यूजिंग दोस फोर इंटरप्रिटेट्स. क्या हो गया, स्क्रीन भी ब्लर हो रहा है. ओके, सो उसमें सबसे पहले है द फर्स्ट वन, नंबर वन, दैट इज द मी. कोशिश करो कि एग्जाम में द मी को कैपिटल में लिखा जाए. व्हेन यू टॉक अबाउट द मी ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्टूडेंट लोग समझ रहा है, ट्राई टू राइट दिस इन कैपिटल. द मी को जो मेट है, मतलब फिलोसोफर है, ही कॉल इज एज द सोशल सेल्फ, सोशल सेल्फ ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ. इसको वो मी को सोशल सेल्फ ऑफ वन सेल्फ बोलता है. यानी कि ये जो ना एक्सपेक्टेशन और जो अपियरेंस आप खुद के लिए बनाता है इन रिगार्ड्स टू सोसाइटी. समझ में आ रहा है? सोशल सेल्फ ऑफ वन सेल्फ. और इसको आप कैसे बनाता है, इसको ये बेसिकली अपियरेंस और एटीट्यूड ऑफ वन सेल्फ इन रेस्पॉन्स टू सोसाइटियल norms called generalize other. So generalize other का मतलब अदर पीपल, जिसका ओपिनियन मैटर करता है, जिसके वजह से आप खुद को चेंज करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सब आज क्लास में आया है ना, तो हम आपको पहले भी बोला है क्लास में आते समय में आपको खुद, आप बहुत सुबह उठता है, रेडी करता है और आप वेल ड्रेस करके आप आता है. यानी कि आउटवर्ड अपीयरेंस आप जो खुद को प्रेजेंटेबल बना के आप आता है. सिमिलरली इवन मी, यहाँ आने से पहले नहाता है, कपड़ा क्या पहनेगा सोचता है, अच्छा देखना है ना, प्रेजेंटेबल देखना है. और जाके क्लास अपना जो रूम है तो वहाँ में भी हम बात करता है कि क्या बोलना है बच्चा लोग को, कि स्टूडेंट लोग समझे, ऐसा क्या एग्जाम्पल यूज़ करना है जो बुक से जो ज़्यादा रिलेवेंट हो और जिस ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे. यानी कि हम अपना आपको प्रिपेयर कर रहा है आपका आगे में प्रेजेंट करने के लिए. सो उसको हम बोलता है द मी. जब हम किसी का सामने में खुद को अपियर कर, और ये किसी का सामने मतलब कोई और जो है उसको हम लोग जनरलाइज अदर्स बोलता है. यानी कि योर सोसाइटी. जैसे आप बहुत वेल ड्रेस करके आए, दैट मीन्स आप हम लोग को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आई एम ऑल्सो प्रेजेंटेबल और हम बहुत अपना आपको, कुछ उसमें खराब नहीं है. समझ में आ गया? दैट इज व्हाट द मी इज अबाउट. श्योर? उसके बाद कम्स नंबर 2, द आई. The I is your creative self. Creative self.
ऐसा सेल्फ जो बेस्ड ऑन द सिचुएशन सडनली निकलता है, ठीक है? ये हमेशा सिचुएशन ये कभी नहीं निकलेगा। मतलब इट इज़ ट्रू, जैसे आपका विलियम शेक्सपियर, है ना? इंग्लिश पोएट्री जो है, पोएट पोएट और राइटर विलियम शेक्सपियर को आप जानता है ना? तो विलियम शेक्सपियर हमेशा ऐसे बोलता है कि वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, वर्ल्ड स्टेज है एंड वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस इन इट। यानी कि वो बोलता है कि एक्टर एंड एक्ट्रेस इन इट, और अगर आप ये लाइन को और पढ़ेगा, देयर इज़ अ राइटिंग कि हर एक जो एक्टर और एक्ट्रेस होता है, वो ड्रामा करता है ये दुनिया में। जहाँ में वर्ल्ड के सामने में जो फर्स्ट फेस है, वो उसका ओरिजिनल फेस नहीं है। हर आदमी का 3 फेस होता है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये मेड भी वही बोल रहे हैं। हर आदमी का फर्स्ट फेस होता है जो आप आदमी के साथ करता है। सेकंड फेस होता है जो सिचुएशन के हिसाब से सडनली निकलता है, जिसको आदमी क्यूरियस होता है, अरे ये ऐसे भी है क्या? एंड थर्ड फेस होता है जहाँ में आई और मी एक दूसरा को बात करता है, कंट्रोवर्शियल थॉट होता है, और लास्ट में वो क्या करता है, मिडिल पार्ट ऑब्टेन करता है, द सेल्फ। एंड ही वाज ट्रू, विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोइट्री होके ही अंडरस्टूड ये दुनिया में एक्टर्स भी ऐसे होते हैं। एक जो चेहरा होता है वो दुनिया के सामने एक्टिंग करता है, दूसरा होता है वो अपना फैमिली फ्रेंड्स लोग के सामने में एक्टिंग करता है, एंड थर्ड होता है जो सिर्फ वो जानता है वो कैसे है दिल के अंदर। दैट इज व्हाट दिस सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज अबाउट। समझ में आ गया? तो इसमें भी क्रिएटिव सेल ये ज्यादातर कब निकलता है, ये सेल्फ बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ओके, सो बेस्ड ऑन द सिचुएशन में ज्यादातर एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यू आर वेरी काम, वेरी शांति, वेरी मतलब बहुत काम नेचर का है, गुस्सा नहीं होता है, लेकिन सडनली आप मान के चलो आप रास्ता में चला गया है ना, और कुछ अनफॉर्चुनेट मतलब कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जहां में आपका गुस्सा निकला और वो आदमी को आप मार रहे है ना। तो आदमी हमेशा सडनली जो सिचुएशन के हिसाब से जो रिएक्शन निकलता है आपका, उसको हम द आई बोलते हैं। समझ गया? वो एक्चुअली आपका अंदर का सबसे ट्रू सेल्फ होता है, जो बेस्ड ऑन द सिचुएशन निकल जाता है। समझ गया? सपोज फॉर एग्जाम्पल आप बहुत शांति है और कोई आपको चिढ़ा रहा है, आप नहीं चाह के भी आप मालूम है वो पर्पसली आपको चिढ़ा रहे, तो सडनली आप उठ के उसको एक बॉक्सिंग मार दिए। तत् सडन उठ के जो मारना, दैट इज योर आई, जो बिना कॉन्शियस बिना अंडरस्टैंडिंग का सीधा एक्शन कर रहा, वो आपका आई है। और वो हम लोग का क्रिएटिव सेल है जो सिचुएशन के बेस पे सब करके निकलता है। समझ में आ गया? ओके, उसके बाद देन कम्स योर नंबर थर्ड, द सेल्फ। द सेल्फ ये बोलता है कि द सेल्फ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मी एंड आई के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन निकलता है, और वही आपका द सेल्फ है। कभी कभी क्या होता है, आई जो सल्ला ये हमको ज्यादा बोल रहा है, अभी उठ के पीतेगा सोचता है ना। तो उसी समय में मी जो आपको बताए, यानी कि आपका कॉन्शियस से बताता है ये सही नहीं है, आदमी क्या बोलेगा। तो लास्ट में आप क्या करता है, हमको और बात नहीं करना है बोलकर आप वहां से उठ के चला जाता है, यानी कि योर कॉम्प्रोमाइज सेल्फ। समझ में आया? यानी कि दिस इज नोन एज कॉम्प्रोमाइज सेल्फ। ज्यादातर एक्शन तब लेता है जब आई निकल जाता है। आई जब मी को ओवरशेडो करते हैं, तब हम लोग नहीं करके सिचुएशन को आप मतलब न्यूट्रलाइज करना, मीन्स दैट इज योर सेल्फ, कॉम्प्रोमाइज सेल्फ। ठीक है, सो इसको द सेल्फ अभी समझा है, मी आई सेल्फ, कॉम्प्रोमाइज सेल्फ। ओके, जैसे इसको ना एवरीडे आप लोग करते हैं, ठीक है। फेसबुक में आप लोग आदमी लोग का कुछ कुछ राइटिंग्स, कुछ कुछ सेइंग्स आप लोग दिखाई देता है कि नहीं? तो फेसबुक में जब आप वो लोग का राइटिंग ये सब दिखाई देता है, आप देख के आपको लगता है कि ना ये क्या लिखा है ना? ये तो बकवास है। और उसके बाद आप जाता है कमेंट्स में जाता है और उसमें आप क्या क्या लिखते हैं, अपना ओपिनियन, है ना। तो आपका ओपिनियन लिखने के बाद बटन प्रेस, सेंड बटन प्रेस करने से पहले आप फिर सोचते हैं, यानी कि आपका मी आ गया। मी आपको आपको दोबारा बोलता है तुम इसको प्रेस करेगा, कंट्रोवर्सी हो सकता है, कोई सोच स्क्रीन मारेगा, या तो कोई तुमको कुछ भी बोल सकता है ना। तो फिर से आप क्या करते हैं, आप वापस उसको डिलीट करके आप छोड़ देते हैं। करता है कि नहीं? यानी कि योर कॉम्प्रोमाइज सेल्फ आता है। ओके, सो ये चीज़ जो आप लोग नहीं, इवन हम भी इसको फेस करते हैं हमेशा।
जैसे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसे नहीं है कि हम जनरलाइज अदर का बात कर रहे हैं, इज माई ओपिनियन। सो सबसे फेमस है एपीपीएससी का फिएस्को, है ना। हम जो पहले शुरुआत में हम बिना सोचे समझे हम बहुत कमेंट करता था। देन माय ब्रदर कॉल्ड मी ऑल द वे फ्रॉम हिज पोस्टिंग प्लेस एंड ही टोल्ड मी, दोबारा कमेंट आपका देखेगा ना आपको हम नहीं छोड़ेंगे इसे। क्योंकि बात ऐसे था कि ये 2017 का बैच है, के 2017 का फिएस्को स्टार्ट कैसे होता है। 2017 पहली बार एपीपीएससी का हिस्ट्री में हम लोग प्रीलिम्स 2 बार देते हैं, पता है। प्रीलिम्स 2 बार देने के बाद उसमें 2 बार रिजल्ट, मतलब फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट बोल के भी रिजल्ट निकलते हैं। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जब हम लोग ये एग्ज़ाम को हम लोग रेडी करके हम लोग जब दिया था, उसमें सिलेबस भी अलग था। तो ये एग्ज़ाम को जब हम लोग देते समय में क्या हुआ था, जो ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री सॉरी जो कॉमर्स का जो स्टूडेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा एनोमलीज़ पाया गया था। एंड कॉमर्स का स्टूडेंट बोला है कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है, वो ज़्यादातर एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, वहाँ से बोर्ड लिया गया है। मतलब एक ही वेबसाइट का उतार के कॉपी कर दिया और कोई भी उसको एक्सेस होगा वो ऑलरेडी मालूम होगा, इसलिए वो लोग जायज़ नहीं है। और बहुत सा एरर भी पाया गया है ज्योग्राफी में भी। सो उसमें जो चीफ सेक्रेटरी था वो अनित पायंग था, अनित पायंग। तो अनित पायंग सर वो आईआरएस है, सिविल सर्विस यूपीएससी वाला। तो वो समझा यस एनोमलीज हुआ है, इसलिए वो फर्स्ट प्रीलिम्स को स्क्रैप कर दिया। दैट इज़ द एक्चुअल स्टोरी। फर्स्ट प्रीलिम्स को वो स्क्रैप किया है और पीपल उसका मतलब क्रेडिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन किया है। तो मतलब एक चीफ कमीशन मतलब सेक्रेटरी होके वो इसको टैकल नहीं कर सका है, आदमी ऐसे बोला है। इसलिए वो क्या किया है और मॉरल ग्राउंड वो अपना पोस्ट को रिज़ाइन किया। शायद पॉलिटिकल प्रेशर भी था होगा लेकिन वो रिज़ाइन किया। उसके बाद सेकंड प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है। तो सेकंड प्रीलिम्स जब कंडक्ट हुआ है उसमें फिर कॉमर्स का एनोमलीज पाया गया फिर से दोबारा। तो कॉमर्स का स्टूडेंट लोग क्या किया, वो लोग फाइट किया। लेकिन फिर भी सिविल सर्विस जो अपना रिजल्ट निकला है, रिजल्ट निकालने के बाद सिविल सर्विस लोग 2 रिजल्ट निकला है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट करके निकला है। लेकिन कॉमर्स का वही था कि आप लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग के साथ अनफेयर है। तो कॉमर्स लोग केस पिटीशन फाइल किए और कॉमर्स लोग लड़ रहा है। लेकिन तब तक जिस जिसका लिस्ट निकला है, जैसे हम लोग था अराउंड 15-1700 स्टूडेंट लोग का लिस्ट निकला था, तो हम लोग सब पढ़ रहा है। लेकिन कॉमर्स का इश्यू इतना स्ट्रॉन्ग से चल रहा है, कॉमर्स लोग स्ट्राइक कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक डिस्टॉर्टेड हो जाता है हम लोग पढ़ने वाला। और हम लोग जो ग्रुप है यानी कि जो रिटन मतलब लिखने वाला ग्रुप, उसमें फिर ऐसे ग्रुप निकल गए कि जो बोलने लगा है कि जब तक कॉमर्स का सिचुएशन सेटल नहीं होगा हम लोग मेंस को नहीं देना है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम लोग देने के बाद फिर स्क्रैप करने से हम लोग दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा प्रेशर होगा। इसलिए वो लोग क्या किया, व्हाट्सएप का थ्रू एक दूसरे को मैसेज किया और ये पार्क में मिलने के लिए स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये पार्क में जब वो लोग मिलने आता है, ठीक है, ये पार्क में मिलने आता है तो उसमें हम लोग भी आता है। तो हम लोग वो ग्रुप था जो सोचता है कि हाँ, मेंस का एग्ज़ाम को नहीं लिखने से ठीक है। बट स्टिल देयर वर सर्टेन ग्रुप्स जो बोला है एग्ज़ाम लिखना है। कमीशन जब डिसाइड करेगा, करेगा। कोर्ट जब डिसाइड करेगा, करेगा। तो कोर्ट का वर्डिक्ट एग्ज़ैक्टली 1 दिन पहले आता है। 1 दिन पहले देखो क्या सिस्टम है। 1 दिन पहले आता है कि एग्ज़ाम को कंटिन्यू करो, कॉमर्स का सिचुएशन को अलग से देखा जाएगा। तो उसमें मेंस वाला लोग भड़क गया। अरे! हम लोग तो सोचा एग्ज़ाम स्क्रैप होगा। तो वो लोग प्रिपेयर नहीं था, तब जाके डरना शुरू हुआ। तो उसमें जो-जो किंग कप स्कूल में था, मोस्ट ऑफ देम डिडन्ट गिव एग्ज़ाम और जो-जो कमीशन में था वो लोग एग्ज़ाम दिए। आफ्टरनून हाफ में कमीशन का अंदर में भी कुछ-कुछ स्टूडेंट था जो एग्ज़ाम नहीं दिए। तो ऐसे होके जो-जो एग्ज़ाम दिए वो लोग फिर वाइवा के लिए निकले। वाइवा से निकल के वो लोग मिल गया एग्ज़ाम को। तो आदमी वही अनफेयर को उसमें तो आफ्टर 3 इयर्स ये पता चला है कि उसमें तकेक जेरांग का बहुत रोल था और वो जो बहुत चीटिंग किया है। वो चीटिंग अलग है, लेकिन उस समय में जो एग्ज़ाम होना था वो सही था और हम लोग खुद बाहर गए, है ना? स्ट्राइक करने के लिए हम लोग बाहर चला गया, दैट मीन्स दैट वाज़ आवर ओन मिस्टेक, है ना? समझ में आया एक्चुअल केस क्या है? नाउ व्हेनेवर पीपल से कि 2017 बैच जो लायक नहीं है, क्योंकि 2017 में बहुत लायक वाला आदमी भी मिला है जिसको हम जानते हैं, एजुकेशन बेस में भी, ना? सो कुछ-कुछ वो लोग जब टाइप करता है तो हम वो लोग को बोलते हैं, "अरे भाई साहब, अभी का स्टूडेंट लोग शायद एक्चुअल केस मालूम नहीं है। एक्चुअली में तो कॉमर्स से इश्यू था और हम लोग मेंस वाला खुद अपना मर्ज़ी से नहीं लिखे, हम 1-2 बार लिखा है।" देन माय ब्रदर कॉल्ड मी एंड सेड, "दोबारा ऐसे मैसेज मत लिखो।" इसलिए वहाँ में एक स्टूडेंट था, वो हमको मैसेज भी किया था समवन ना कि आपको शायद शायद वो भी 2017 में मिला होगा। वो लिखा था कि आप भी खुद एक एक्सपीरियंस था और जो एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप अपना व्यू पॉइंट्स भी रखने से अच्छा है तो आदमी लोग मालूम होगा एक्चुअल केस क्या था। नल एंड व्हाइट जब उसमें बहुत चल रहा था उस समय में।
सो उसमें हम क्या था, हम लिखिएगा सोचता हम बहुत बार लिखा है, लेकिन तब मेरा मी जो हमको फिर दोबारा समझाया और हम फिर डिलीट किया बहुत टाइम। दैट इज नॉन अ सिंबॉलिक अट्रैक्शन। हम लोग का सिंबल्स, एक्शंस है ना, अपियरेंस टुवर्ड्स द अदर, वो बहुत डिटरमाइन करता है, और उसी को हम सिंबॉलिक इंटरेक्शंस बोलते हैं। समझिए। सो एपीपीएससी का जो केस है वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जब एग्जाम के लिए रेडी करेगा, यू हैव टू नो कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। कभी कमीशन को नहीं जीतेगा, दैट इज द फैक्ट। ओके, समझ गया सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सो दिस इज व्हाट इज योर नॉन पॉजिटिव इज अबाउट। ओके, नेक्स्ट, since we are talking about non positives, there is something you need to know about deconstruct and discourse, दो टॉपिक। deconstructs deconstruct versus discourse। नेक्स्ट, deconstruct का मतलब होता है क्या? deconstruct बेसिकली ये एक इंग्लिश वर्ड है, कुछ चीज को तोड़ देना, है ना। deconstruct मतलब breaking into small part, breaking into small parts and relate to history। कुछ भी चीज हो, कुछ भी सोशल फैक्टर्स हो, आप उसको स्मॉल फ्रैक्शन में डिवाइड करो और उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करो, उसी को हम बोलता है दी कंस्ट्रक्ट। यानी कि इट बेसिकली मीन्स कि आप कुछ भी चीज़ का जो लिटरेचर होता है, एनालाइजिंग लिटरेचर, कुछ भी चीज़ का मीनिंग जो कभी फिक्स मीनिंग नहीं होता है। सो दी कंस्ट्रक्ट बेसिकली इसका कोर पॉइंट्स क्या होता है कि एनालिटिक एनालिसिस, एनालिटिक एनालाइजिंग does not does not does not remain same with time। deconstruct एग्जाम्पल हम देगा पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम अगर आप हिस्ट्री में देखें, इट वाज एक्सेप्टेड, है ना। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में पर्दा सिस्टम का कंसेप्ट क्या है? वोमेन को सप्रेस करना। मतलब समय के साथ मीनिंग बदल जाता है बोले। कुछ भी एनालिटिक मतलब एनालाइजिंग जो होता है वो कभी सेम नहीं होता है, विथ टाइम वो चेंज हो जाता है। और उसमें बेस्ट एग्जांपल है आपका पर्दा सिस्टम। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज है ना। और एक एग्जांपल हम बोलेगा सती। ये सब सिस्टम जो ऐसे सिस्टम था जो शुरुआत में जब आप हिस्ट्री को फ्रैक्शन में आप स्टडी करेगा, यू विल फाइंड इसको ग्लोरीफाई किया जाता था। जैसे वो बेसिकली वोमेन का ट्रू मोरालिटी, इंटीग्रिटी को दिखाता है ना। लेकिन अभी ये सिस्टम को देखने से व्हाट वी फील लाइक अरे ये तो गलत है। फिर भी सती सिस्टम को देखो। रिसेंटली एक मूवी आया है पद्मावत, आया कि नहीं? पद्मावती, पद्मावत देखा नहीं? देखो, सिनेमा हॉल में जाके देखो, मोबाइल में नहीं। मोबाइल में वो फीलिंग नहीं आएगा, सिनेमा हॉल में वो असली फीलिंग आएगा। सी वी आर वेरी एजुकेटेड पर्सन्स, है ना। और हम लोग आप लोग को यही बोलता है एजुकेशन से वोमेन का ये बोलकर बहुत बड़ा बात करता है। लेकिन जब हम वो फिल्म देखने गए, आई अंडरस्टूड कि दिस ये जो डीकंस्ट्रक्ट क्या होता है। वो फिल्म को देखते समय में हम लोग स्क्रीन में देखा है, फिल्म का अंदर पूरा घुस गया। और लास्ट में जब राजा को पकड़ लेता है ना, राजा को जब आपका अलाउद्दीन खिलजी पकड़ लेता है, रानी लोग सब क्या करता है, मास जोहार करता है। वो लोग मिल के वो लोग आग में चढ़ जाता है। ठीक है। तो ये मास जोहार में गाना गा गा के आपका दीपिका पादुकोण दुपट्टा पति का वो, उसमें जोहार ऐसे नहीं होता है, सती सिस्टम में जोहार ऐसे नहीं किया जाता है। जोहार करने के लिए भी पति का परमिशन चाहिए बोलते हैं, ये नियम है। मरने के लिए भी पति का परमिशन चाहिए। तो उसमें वो पति जो बोलता है कि हम वार में हार सकते हैं, इसलिए वो क्या करता है, अपना जो अल्टा है यानी कि रेड कलर का जो लिक्विड है उसको पत्नी का दुपट्टा में डाल देता है, परमिशन देता है, इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी आप मर सकता है। मतलब ये तो एक्चुअली गलत, मतलब अभी बोलने से तो बहुत गलत लगता है।
तो ऐसे करके वो क्या करता है, गाना गा गा के वो आग का अंदर जाता है, उसके पीछे पूरा उसका वुमेन जो जितना पार्टी है वो लोग भी आग में चला जाता है। तो जब ये फ़िल्म देखते समय में ये फ़िल्म का इम्पैक्ट इतना था कि ना, आई वाज़ सो हैप्पी, यस जाओ आग में जाओ, आग में जाओ। और अलादीन जो खेदा रहा है उसको पकड़ने के लिए। सो आप देख रहे हैं कितना कंसेप्ट है, उस समय में इसको सही सोचा गया था। और फ़िल्म को देख के हम भी ऐसे लगा था कि वाह! कितना इम्पैक्टफुल है। दैट इज़ व्हाट इट हैपेंस। उसी को हम डिकंस्ट्रक्ट बोलते हैं। जो मीनिंग कभी सेम नहीं रहता, जो चेंज हो जाता है। ओके, समझ गया? ओके, नेक्स्ट डिस्कोर्स। ये जो वर्ड्स होता है जनरली कभी-कभी एग्जाम में ना बहुत हार्डली पूछा जाता है, लेकिन डिकंस्ट्रक्ट को पूछ सकता है। डिकंस्ट्रक्ट में आपको सोशल फैक्टर्स जैसे कि एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सुसाइड। सुसाइड को आजकल नहीं पूछते हैं कि सुसाइड थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है और ये टर्म इटसेल्फ बहुत नेगेटिव देखता है। तो इसलिए ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट या तो जेंडर इक्वलिटी उसको लेके डिकंस्ट्रक्ट डिस्कोर्स ये पूछा जा सकता है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। ठीक है। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? समय के साथ, एक्शन के साथ, फैमिली के साथ, आपका एवरी इंटरैक्शन से आपको जो आइडिया मिलता है, उसको हम डिस्कोर्स बोलते हैं। दे आर टू वेरी डिफरेंट। डिकंस्ट्रक्ट क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में ब्रेक डाउन करो, हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करो और ये समझो कि दे आर नेवर सेम। लेकिन डिस्कोर्स क्या होता है? सिंस हिस्ट्री के एवरी चीज को समझ के आप समझ जाता है कि बेसिकली ये सेम ही है। टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। सो डिस्कोर्स ये क्या होता है? यहाँ में आपका एक्शंस, योर एक्शंस, है ना? उसके बाद योर फैमिली, योर कल्चर, योर ट्रेडिशंस, इसका जो फाइंडिंग्स होता है, ये फाइंडिंग्स आपको जनरलाइज यानी कि ओवरऑल नॉलेज प्रोवाइड करता है। डिस्कोर्स मतलब डिस्कोर्स जो बेसिकली आपको ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉलेज है वो ऐसे नहीं आया है, वो सिंस हिस्ट्री से आया है बोले। लेकिन ये यहाँ में क्रिटिसाइज नहीं करते। वो एक ही चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, इसके अंदर में कास्ट सिस्टम को डाल, सिंस वैदिक टाइम से और अभी तक कास्ट सिस्टम का कंसेप्ट कभी चेंज नहीं हुआ है और सेम मीनिंग है। सेम मीनिंग है ना? तो ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नॉलेज, ऑफ नॉलेज रिमेन्स सेम, वेरी कॉन्ट्राडिक्ट, रिमेन्स सेम। और इसमें एग्जाम्पल हम यूज कर सकता है योर कास्ट सिस्टम। और दूसरा पेट्रीलिनियल हेरिटेज। पेट्रीलिनियल हेरिटेज मतलब आप ट्राइबल फैमिलीज को देखो, जब आपका घर में लोकल पूजा करता है ना, कभी भी माँ का नाम से स्टार्ट नहीं करता है। फोर फादर से पिताजी यानी कि मेल का नाम को लिंक 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 करके प्रेजेंट डे का जनरेशन का नाम को लेते, यानी कि ये कंसेप्ट कभी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि हम जो सिंस टाइम हम लोग फादर का नाम से ही जाना जाता है। आफ्टर मैरिज आई विल बी नोन बाय माय हस्बैंड्स नेम, दैट इज इट। लेकिन माय सन ही विल बी नोन बाय हिज नेम ऑफ हिज फादर, हिज फादर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये लीनियज जो है पेट्रियार्कल लीनियज। सो ये इसका मीनिंग सिंस पहले भी ऐसे था, अभी भी सेम है। तो डिस्कोर्स वही है। रिकंस्ट्रक्ट क्या होता है? फ्रेगमेंट को चेंज करो सोसाइटी का डिफरेंट फैक्टर्स एंड सी कि हर समय में उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। जैसे पहले जो ऐसे लिखता था आदमी लोग, डिकंस्ट्रक्ट का हम बता रहे हैं कि डिकंस्ट्रक्ट को लेके ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि वो चेंज हो रहा है इसलिए। पहले ऐसे लिखता था मैन एट वर्क, है ना? जो जगह में काम होता है वहाँ में मैन एट वर्क ये सिंबल डालता है। तो वहाँ में मैन इन वर्क का मतलब क्या है? उस समय में जितना भी हार्ड वर्किंग काम होता है, रास्ता बनाना, बोल्डर जग करना, वो सब लड़का ही करता था। इसलिए वो लोग बोलता था मैन इन वर्क। लेकिन जैसे जैसे आपका जो न्यू मॉडर्निटी आया, मैन इन वर्क को वो लोग क्या बोला है? ये पेट्रियार्कल कंसेप्ट दिखाता है वोमेन को, मतलब उस हिसाब से वोमेन को डिसग्रेस करता है। इसीलिए आजकल हर जगह में सिंबल क्या चेंज हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, आप ये यूज कर सकता है। शुरुआत में हम लोग क्या लिखता था? मैन इन वर्क, है ना? तो अभी समय के साथ डिकंस्ट्रक्ट होके ये क्या हो गया है? वर्क इन प्रोग्रेस। ये हाईवे का सिंबल में भी आप दिखाई देगा, मैन एट वर्क नहीं होता है आजकल, वर्क इन प्रोग्रेस दिखाया जाए। समझ गया? नेक्स्ट द लास्ट इज योर
फैक्ट्स, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये फैक्ट्स, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी, इसको हम 3 टेबल बना के आपको पड़ेगा हम लोग इसके बारे में, ठीक है? वो ज़्यादा आसान होता है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर ना फैक्ट्स अकेला नहीं आता है। फैक्ट्स, वैल्यू, ऑब्जेक्टिव, या तो फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव, उसको डिफरेंशिएट करो, सिमिलरिटीज़ बताओ, इस तरह का क्वेश्चन आता है। या तो उसके बारे में लिखो, ज़्यादातर लिखो बोल के आता है। तो इसलिए हम टेबुलेट बना के हम लोग ईच का डिफरेंसेस को देखेगा और हर एक में जो पॉजिटिव इसका व्यू है और नॉन पॉजिटिव का जो व्यू है उसको हम लोग देखेंगे। समझ गया? और बाकी एक्सप्लेनेशन तो पीपीटी में ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है? सो जैसे हो गया सबसे पहले आपका फैक्ट्स के बारे में, है ना? फैक्ट, पापा पेंसिल। फैक्ट्स, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। डिस्कोर्स, इन द डिस्कोर्स ऑफ दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ऐसे बोलता है। हाँ, डिस डिस्कोर्स का जो नॉलेज होता है उसको हम लोग ना सिर्फ बुक से आता है, हम लोग का फैमिली, एक्शन, हम लोग का आसपास, उससे भी हम लोग का नॉलेज बनता है, उससे भी हम लोग कंसेप्ट निकलता है। ये उसके बारे में मतलब वो लोग भी फैक्टर्स होता है जो आपका नॉलेज को बनाने में मदद कर, मतलब उसमें हम लोग स्ट्रैटिफाई नहीं करता है बल्कि सब मिल के आपका ये जनरलाइज जो नॉलेज है उसको बनाने में मदद। डिस्कोर्स में हम लोग ना हर फैक्ट्स को लिया जाता है, सब्जेक्टिव फैक्ट्स जो होता है, ठीक है, वो सबको हम लोग लेते हैं, सब्जेक्टिव नॉट द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, हम लोग सब्जेक्टिव फैक्ट्स को लेता है जिसमें आदमी का कल्चरल बिलीफ हो सकता है, वो बिलीफ क्यों निकला है वो हो सकता है, वो बिलीफ से एक जनरलाइज नॉलेज जो हम बना सकते हैं, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट मुस्लिम, मुस्लिम के बारे में वो लोग का पीपल कल्चर, वो लोग का ट्रेडिशन, उसको देख के हम इतना अंदाज़ा लगा सकता है पेट्रियाकल है, वो लोग का अपना जो बिलीफ है, हलाल नहीं खाता, हलाल वाला सिर्फ खाता है, कुछ कुछ नहीं होता है क्या, वो नॉलेज जो है उसको हम डिस्कोर्स बोलते हैं, मतलब सीख के जो हम लोग देख के आता है। लेकिन डीकंस्ट्रक्ट में क्या होता है कि वो जो हर एक जो हिस्ट्री होता है उसको तोड़ के वो देखता है कि वो उसका मीनिंग अभी सेम है ना, पहले का जो सेम मीनिंग वो क्या अभी भी सेम मीनिंग है, उसको देखता है। वो लोग डीकंस्ट्रक्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल हो गया सुसाइड के बारे में। अभी क्वेश्चन ये है कि पहले ऐसे बोलता था कि सुसाइड जो आदमी जो मतलब सोसाइटी का डीमेरिट से निकलता है कि या आदमी में कुछ डिफेक्ट होके वो निकलता है, कुछ क्वेश्चन है। वो डीकंस्ट्रक्ट का क्वेश्चन, डीकंस्ट्रक्ट पूछता है कि सोसाइटी में जो सुसाइड होता है, ये सोसाइट जो सोसाइटी का वजह से निकलता है ना, सोसाइटी मतलब आदमी का एरर के वजह से निकलता है। तो पहले ऐसे था शुरुआत में, जैसे एमिली बर्किन लुक था, दे सेड कि सुसाइड जो सोसाइटी का फैक्टर के वजह से, जैसे आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, उसमें डिविएशन, हाँ, इस तरह का अलाइनमेंट बहुत निकला है, एनोमेलीज निकल गया, उसके वजह से सुसाइड होता है। लेकिन अभी अभी भी बिलीव कि वो स्ट्रक्चर के वजह से नहीं, सुसाइड सुसाइड तो कुछ और है, वो मतलब एक कॉग्निटिव फैक्टर्स हो जाता है। नाउ वी अंडरस्टूड सोसाइटी का जो मीनिंग है उस समय में अलग है और अभी अलग है। अभी हम लोग उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ जुड़ा जाए, ऐसे फैक्टर जहाँ में क्वालिटी मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा, मतलब ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा आपका जो सब्जेक्टिव मैटर है यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा सुसाइड करना था कि नहीं, लेकिन यू विल फाइंड कि रिच पीपल ज़्यादा सुसाइड करते हैं डाटास के हिसाब से। क्यों? तब तो उसके पास तो सब पैसा है, सब कुछ है, ये क्वेश्चन नहीं आता है क्या? सो इसलिए सुसाइड का पहले मीनिंग और अभी का मीनिंग बदल गया है, उसी को हम डिकंस्ट्रक्ट बोलते हैं।
फैक्ट्स के बारे में बस। फैक्ट्स क्या है? ये एक एम्फेरिकल एनालिटिक वेरीफाइबल स्टेटमेंट और डाटा है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ रियलिटी, इंफॉर्मेशन ऑफ रियलिटी which can be seen, which can be seen स्पेलिंग ऑफ which can be seen, मतलब जो चीज हम देख सकता है ये उसके बारे में ही व्यू बनाता है। शुरुआत फैक्ट्स ऐसा है। तो फैक्ट्स में पॉजिटिव का व्यू कैसे है और पॉजिटिव में कौन है उसका नाम मेंशन करेगा एग्जाम में। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बोलता है, और नॉन पॉजिटिव में कौन है और उसका व्यूज क्या है उसको कोर पॉइंट्स में लिखेगा। सिंस 150 है, इतना समय नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा लिखने का नहीं होगा। तो जैसे पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिविस्ट का व्यू, पॉजिटिविस्ट का जो व्यू है अबाउट द फैक्ट्स, इसमें सबसे पहले हम एमिलिया बर्केन का कंसेप्ट लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एमिली बर्कहैम। एमिली बर्केन बेसिकली फैक्ट्स को, सोशल फैक्ट्स को थिंग के तरह देखा है। वो बोला है कि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स तो इंडिविजुअल है, लेकिन उसका बहुत कोरिसिव पावर जो आदमी का नेचर पे होता है, आदमी पे होता है। Okay, he considered social facts as thing that presents outside as external force but have coercive effect on the individual। है ना? ये बोला है कि ये जो सोशल फैक्ट्स होता है, जैसे आप इकोनॉमी को देख लो, इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन में अपर क्लास हायर क्लास निकल गया। अपर क्लास हायर क्लास हम लोग देख सकते हैं उसको, है ना? उसके वजह से, उसका जो इफेक्ट के वजह से आदमी का जो कंसेप्ट और आदमी का जो कैरेक्टर जो चेंज हो रहा है, उसी को वो सोशल फैक्ट्स के तौर पे माना जाता है। वो बोलता है कि वो दिखाई नहीं देता है, फिर भी आदमी का ऊपर में उसका बहुत कोरिसिव, एक बहुत इम्प्रेसिव इम्पैक्ट रहता है, और उसको ही वो बोलता है फैक्ट्स। वो फैक्ट्स है अकॉर्डिंग टू एमिलिया बर्के। ठीक है, उसके बाद नॉन पॉजिटिव्स। नॉन पॉजिटिव्स का व्यू, नॉन पॉजिटिव्स का व्यू में फैक्ट्स को लेके हम पीटर बर्जर का फैक्ट्स को लगा रहे हैं, मतलब उसका व्यू को, पॉइंट को लगा रहे हैं। ठीक है, वो है आपका पीटर बर्जर। वो बोला है कि फैक्ट्स जो एक्सटर्नल चीज नहीं है, दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड। फैक्ट्स जो होता है, फैक्ट्स आर नॉट एक्सटर्नल, ये बोला है। फैक्ट्स जो एक्सटर्नल नहीं है, दे आर constructed, they are constructed by influences, influences of caste, culture, traditions, caste, culture, traditions, ethos। okay, फैक्ट्स जो कभी भी एक्सटर्नल या, बल्कि ये फैक्ट्स को हम लोग खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? इन्फ्लुएंस ऑफ द कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इथोस एंड सोसाइटी, ये लोग इन्फ्लुएंस करता है और उसी से हम लोग का फैक्ट्स बनता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहा है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को जब तुम देखता है, यू विल फाइंड ये जो लिटरेसी रेट है फीमेल में बहुत कम होता है ना? फीमेल में सबसे ज्यादा इसका लो होता है, लो परसेंटेज होता है। और फीमेल में परसेंटेज लो होने के बाद पर्टिकुलर स्टेट्स, कुछ कुछ स्टेट्स में तो बहुत लो होता है। ठीक है,
उसके बाद कुछ कुछ ट्राइब्स में और भी लो होता है, होगा। तो ये लो क्यों होता है बोलने से आप उसका कास्ट कल्चर और उसका जो ट्रेडिशनल और इथोस है वो बताता है क्यों लो होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकता है स्टेट्स लाइक बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट में ना फंड बहुत जाता है। फिर भी अरुणाचल प्रदेश में इफ़ यू सी एजुकेशन फीमेल का अभी देखने से ऑन एन एवरेज बहुत है। फिर भी सेंसेक्स में उसका रिकॉर्ड नहीं जाता है क्योंकि अभी तक उसका अवेयरनेस है ही नहीं। लेकिन बाकी स्टेट जैसे कि सेंट्रल स्टेट, आप यूपी उत्तर प्रदेश को देख लो, है ना, बिहार को देख लो, जिसमें एवरी ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ दिया जाता है, फिर भी लिटरेसी नहीं बढ़ रहा है। और वो लोग तो डेवलपिंग स्टेट है सिंस टाइम, है ना, सिंस टाइम। आपका वो पाटलिपुत्र का जो एरिया है जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं वो बिहार का एरिया, दैट मीन सबसे डेवलप होना चाहिए, लेकिन अभी भी बैकवर्ड है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू देयर कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड देयर एथिकल नॉर्म्स एंड बिलीव्स एंड एज वेल एज देयर सोसाइटी, जिसके वजह से फीमेल वहाँ भी वहाँ में अभी तक दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी। एंड यू वोंट बिलीव देयर इज पर्टिकुलर स्टेट इन बिहार जहाँ में अभी भी टॉयलेट भी नहीं है ना। वो लोग हर सुबह उठता है, जारी में जाके भाग के आ जाता है वापस घर में, होल डे खुद का जो मतलब पिसाब उसाब लगने से भी होल डे रुकता है, शाम तक रुकता है। ओपन डेफिकेशन करता है सिंस 2014 से। ओपन डेफिकेशन का जो सिस्टम है उसको हटाने के लिए टॉयलेट फ्री गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया है। तो कुछ कुछ जगह में टॉयलेट है, फिर भी दे बिलीव कि टॉयलेट जो बनाना नहीं चाहिए वो गंदा जगह है, लेकिन बाहर जाके भागना वो ओके है। हाँ, अटैच नहीं होना। समझ में आया? जैसे कि इस बार गंगा वाटर, ये परसों का ही न्यूज़ है, गंगा वाटर का प्यूरिफिकेशन अभी चल रहा है फिर से। तो ये प्यूरिफिकेशन में ह्यूमन मतलब जो फीसिस होता है, आदमी का जो टट्टी होता है, वो सबसे ज़्यादा पाया गया है। दैट मीन्स वहाँ में आदमी का डेफिकेशंस करता है, बॉडी को वहाँ रस करता है, लेकिन वहाँ में जो हम लोग का जो टॉयलेट में जो पर्टिकुलर केमिकल्स कंटेन होता है, बैक्टीरिया, वो मिला है। दैट मीन्स आदमी ओपन वहाँ में अभी भी शीट कर रहा है, ये इस स्टेज में भी। सो वो फैक्टर क्यों अभी तक है ना? तो उसको नॉन पॉजिटिव बोलता है। वो लोग फैक्ट्स है एक्चुअली, उसको जानना है। और इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? सोसाइटी को देख के, मिल के, कल्चर को जान के। ये मतलब ऐसे चीज़ नहीं है जिसको हम थिंक बोल सकता है। या सो दिस इज अबाउट योर फैक्ट्स। अगर फैक्ट्स के बारे में लिखो बोलने से, यू विल राइट उसका डेफिनेशन, पॉजिटिव का व्यू, नॉन पॉजिटिव का व्यू, है ना। एंड इफ पॉसिबल यू कैन यूज एग्जाम्पल्स ऑल्सो, एग्जाम्पल लाइक लिटरेसी रेट, इसमें क्यों होता है, क्या फैक्ट्स से हम क्या पता चलता है। समझ गया? नेक्स्ट इज योर वैल्यू। नेक्स्ट इज योर वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? ये इंग्लिश मीनिंग तो आप लोग जानता होगा। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू तुम क्यों नहीं रखता है, ऐसे नहीं बोलते कि आप लोग अपना वर्ड्स में, तो उसका मतलब क्या होता है? वैल्यू हमेशा ना गुड, बैड, डिजायरेबल उसके साथ अटैच होता है। ये इमोशनल चीज होता है वैल्यू। यानी कि इमोशनल मतलब इट्स ए सब्जेक्टिव बिलीफ है। ये एक सब्जेक्टिव बिलीफ और ए मॉरल जजमेंट अबाउट व्हाट इज गुड, बैड एंड डिजायरेबल, उसी को हम वैल्यू बोलते हैं। ओके, सो वैल्यू क्या है? सब्जेक्टिव ये एक सब्जेक्टिव बिलीफ है ना। सब्जेक्टिव बिलीफ और मॉरल जजमेंट ऑफ what is good, bad, or desirable. Desirable. That is what your value means. वैल्यू ज्यादातर what ought to be उसके बारे में बताता है। What ought to be, क्या होना चाहिए। What ought to be. सो वैल्यू में भी हम पॉजिटिव का व्यूज देखेगा, नॉन पॉजिटिव का व्यूज देखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्सक्यूज मी, सबसे पहले हम पॉजिटिव व्यूज का जो व्यू देखते हैं।
तो पॉजिटिव वीज में जब हम वैल्यू की बात करता है, वी विल यूज द व्यूज ऑफ अगस्त कॉमेट। अगस्त कॉमेट बिलीव करता है कि वैल्यू फ्री का कंसेप्ट को वो बिलीव, वैल्यू फ्री ये वर्ड यूज करो। तो इसमें हम ऑगस्ट कॉमेट उसका जो व्यू है उसके बारे में, ही सेड अबाउट वैल्यू फ्री कंसेप्ट। वैल्यू फ्री कंसेप्ट जो बेसिकली क्या को ढूंढता है, ये ढूंढता है कि व्हाट इज ऑफ द सोसाइटी, उसको ढूंढता है वैल्यू फ्री। वैल्यू फ्री का मतलब ऐसे चीज जो ऑब्जर्वेबल है ना, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स उसी को हम वैल्यू रखते हैं। ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, रिमेंबर ही सेड वैल्यू फ्री कंसेप्ट व्हाट इज के बारे में ऑगस्ट कॉमेट बोलता है। एंड ऑगस्ट कॉमेट बिलीव करता है कि कुछ भी चीज को अगर आप ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स देखेगा, वो फैक्ट्स में आप वैल्यू को हटा सकते हैं, उसी को वो वैल्यू फ्री बोलते हैं। समझ गया? ही स्टेटेड ऑफ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स दैट कैन बी फ्री of that can be free of value. Observable facts that can be free of value like science. साइंस जो कभी भी वैल्यू नहीं देखता, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई करता है और उसके बारे में वो पढ़ता है। और अगस्त कॉमेट भी वही बोलता है, वैल्यू फ्री का कंसेप्ट यही है। वैल्यू फ्री मतलब आप कुछ चीज का वैल्यू को, मतलब कुछ चीज फैक्ट पढ़ने से उसका वैल्यू को हटा के पढ़ सकता है। एंड दैट इज व्हाट वैल्यू इज अबाउट। मतलब अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिविस्ट लोग ज़्यादातर साइंटिफिक अप्रोच दिया था। तो साइंटिफिक अप्रोच में वो लोग वैल्यू को हटा सकता है और उसके बाद आप फैक्ट्स को यूज करके आप पढ़ सकते हैं जैसे। सो उसी को हम वैल्यू फ्री बोलता है। समझ गया? ठीक है। जैसे कुछ भी चीज, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिम की सपोज जेंडर है ना, जेंडर एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन ऐसे मतलब सोसाइटी का जो वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है सोसाइटी को। अभी अभी का जो पीपल है, दे बिलीव कि वुमेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज ए मदर, एज ए नर्चर, है ना, एज ए लीडर वो प्ले कर सकते हैं बहुत सा मल्टीपल रोल। ठीक है। लेकिन उस समय में जब वुमेन के बारे में स्टडी करता था, तो वुमेन का ये जो वैल्यू उससे जो अटैच है, उसको रिमूव करके वुमेन को आज से स्पेस में आप पढ़ सकता है। दे दैट इज व्हाट वैल्यू फ्री इज अबाउट। ठीक है। वैल्यू फ्री जो ज्यादातर पॉजिटिविस्ट लोग का व्यू है, दे सेड कि ये जो वैल्यू है जिसका डेफिनेशन अब अभी दिया है, इसको हम वैल्यू फ्री बोल के हम पढ़ सकता है। हम वैल्यू यानी कि फैक्ट से वैल्यू का मतलब को हटा के हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसको बोलने वाला अगस्त कॉमेट है। उसके बाद देन कम्स योर पॉजिटिविस्ट, सॉरी, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिविस्ट। नॉन पॉजिटिविस्ट का जो कंसेप्ट है अबाउट द वैल्यू, उसको हम लोग बोलता है वेबेरियन वैल्यू। वेब ना, वेबर, वेबरियन वैल्यू। वेबरियन वैल्यू ये बेसिकली इट स्पीक्स अबाउट द रियलिटी ऑफ वैल्यू। और ये जो नॉन पॉजिटिव है, वो लोग वैल्यू को कैसे क्लासिफाई करता है? as वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यू न्यूट्रल, as वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यू न्यूट्रल का मतलब, यहां में वेबर एक एग्जांपल यूज किया। वेबर वेबर बोला है कि रिसर्चर्स जब कुछ सब्जेक्ट को स्टडी करता है, सब्जेक्ट है ना, जैसे कि आप रिसर्चर है और आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यूज करता है, पढ़ता है, तो ये रिसर्चर्स लोग ह्यूमन बींग है कि नहीं? ये लोग ह्यूमन बींग है। और ये लोग किसके बारे में पढ़ रहा है? ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहा है। यानी कि ह्यूमन बींग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहा है, तो उसमें दोनों के पास कॉन्शियस है, दोनों के पास कॉन्शियसनेस है कि नहीं? तो कॉन्शियसनेस होने से दोनों का वैल्यू होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम लोग वैल्यू न्यूट्रल कर सकते हैं, यानी कि जजमेंट को नॉन बायस होके कर सकते हैं। तो वैल्यू न्यूट्रल का मतलब है टू बी नॉन बायस,
आप एक्सेप्ट करना है कि आप में वैल्यूज है। आपका अपना वैल्यूज कहाँ से आता है? आपका फैमिली, कास्ट, ट्रेडिशन से आता है। लेकिन वो वैल्यू को हटा के आप वैल्यू न्यूट्रल होके आप रिसर्च कर सकते हैं। दैट इज व्हाट योर वेबर से। ठीक है। और वैल्यू न्यूट्रल यानी कि टू बी बायस, इसी को हम बोलता है व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि रिसर्चर और सब्जेक्ट दोनों ही ह्यूमन बीइंग है, और दोनों जब ह्यूमन बीइंग होता है तो ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस है, वैल्यू होगा। इसलिए हम लोग उसको डिनाई नहीं करते, वी हैव टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट के साथ हम लोग उसको न्यूट्रल यानी कि नॉन वायस बना के हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। लास्ट इज योर ऑब्जेक्टिविटी। लास्ट इज योर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी तो साइंटिफिक मेथड है, याद है ना? साइंटिफिक मेथड में हम लोग ऑब्जेक्टिविटी को बहुत पढ़ा है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी को, दो ये साइंटिफिक मेथड है, फिर भी हम लोग कोशिश करेगा कि नॉन पॉजिटिव यानी कि नॉन साइंटिफिक मेथड से भी उसको एक्सप्लेन किया। सो ऑब्जेक्टिविटी आप लोग शुरू से पढ़ा है ना? ऑब्जेक्टिविटी क्या करता है? इट कंसिडर्स, सबसे पहले नंबर वन, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस ऑफ फैक्ट्स, मतलब फैक्ट सही होना है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ बायसनेस, सेकेंड है एब्सेंस ऑफ बायस, है ना? एंड लास्ट है वैल्यू फ्री, मतलब वैल्यू को छोड़ दो, बिना वैल्यू का फैक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं, वैल्यू फ्री। नाउ ऑब्जेक्टिविटी का एक डीमेरिट है। ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट हो गया फेथफुलनेस टू द फैक्ट, एब्सेंस ऑफ बायस एंड वैल्यू फ्री होना चाहिए। लेकिन उस समय में जो ऑब्जेक्टिविटी का जो स्टडी होता था, वो स्टडी ज्यादातर कैसे होता था? उसका लूप होल क्या था? डीमेरिट को हम बता रहे हैं, ये स्टडी का डीमेरिट। ठीक है। मतलब ये साइंटिफिक मेथड का डीमेरिट। इसका पहले डीमेरिट ये था कि इंटरेस्ट ऑफ द सोशलिस्ट, इंटरेस्ट ऑफ सोशलिस्ट। इंटरेस्ट ऑफ द सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट हर चीज को पढ़ना नहीं चाहता था, सिर्फ उसको पढ़ना चाहता था जिसको वो पसंद है। तो ऑब्जेक्टिविटी कैसे ऑब्टेन होगा, है ना? दूसरा, फन। फंड, जो सब्जेक्ट में पैसा फंड आने का चांसेस है वो सिर्फ उसी को पढ़े। समझ गया? तो वो कैसे मतलब नॉन बायस हो सकता है? ठीक है? और उसके बाद दूसरा, सोसाइटी लाइकनेस। दूसरा, सोसाइटी जिस जिस चीज को एक्सेप्ट करेगा एज ए होल, उसको पढ़ना। तो जब आप ये क्राइटेरिया यूज करता है किसी चीज के बारे में ऑब्जेक्टिविटी स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड में, वो कभी भी एक्चुअल राइट रिजल्ट 100% रिजल्ट कभी ऑब्टेन नहीं करेगा, क्योंकि तुम खुद अपना सिलेक्शन में बायसनेस शो कर रहा है। यू आर नॉट ट्रूथफुल टू योर फैक्ट्स। इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी अंदर पॉजिटिविज्म को जनरली हम लोग बोलता है, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। या सो पॉजिटिविस्ट का जो है उसको हम लोग फिर लिखेगा, ये हो गया। तो पॉजिटिविस्ट का एग्जाम्पल में हम किसको डालेगा? कौन सबसे बेस्ट होता है? हाँ, कौन? अगस्त कॉम, बर्किन, ये भी आता है ना? मतलब इसका अंदर में पॉजिटिव का व्यूज में क्या है, वो मानता है कि ये एक क्वांटिटेटिव है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव है। आराम से हम इसको एनालिटिक स्टैटिकल एनालाइज कर सकता है, स्टैटिकल एनालाइज कर सकता है। ओके, और इसको सपोर्ट किया कौन है? अगस्त कॉमेट, बर्कहेम को लिख दो, चलिए बर्कहेम को लिख लो। और वो लोग दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देश है, ये एब्सोल्यूट है, सही है,
एंड आप इसको कंप्लीट एब्सोल्यूट एंड कंप्लीटली अचीव कर सकता है, एकदम 100% रिजल्ट आपको मिलेगा वो बोल। ओके, उसके बाद लेट्स सी अबाउट द नॉन पॉजिटिव्स। एग्जाम में ना वैल्यू ऑब्जेक्टिव को पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछता है। जब पूछेगा, आप पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव का व्यूज जैसे भी डालो। पर्टिकुलर साइंटिस्ट साइंटिस्ट बोलते रहते हैं, पर्टिकुलर जो सोशोलॉजिस्ट है उसका नाम मेंशन करो, ये सब। तो इसमें हम दो नाम ले रहे हैं, वो है आपका वेबर एंड नीड नेड। वो बोला है कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये सेड एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है। एंड उसका रीजन क्या बोला है, ऑब्जेक्टिविटी को एब्सोल्यूट क्यों नहीं हो सकता है बोला है, बिकॉज ह्यूमंस आर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। माने ह्यूमंस खुद रिसर्चर और खुद सब्जेक्ट बनता है, तो हो ही नहीं सकता है बोला है। Okay? समझ गया। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट। रिमेंबर ऑफ दिस, वैल्यूज जो हमेशा एक सब्जेक्टिव मैटर है, और वैल्यूज हम लोग का अपना ही मॉरल इथोस से निकलता है, ठीक है। सो इसीलिए वैल्यू को कंप्लीटली इग्नोर करने के लिए बोला है मैक्सिमम ऑफ द पॉजिटिविस्ट। वो लोग वैल्यू को हमेशा वैल्यू फ्री बोला। वैल्यू फ्री जो हमेशा एक नेगेटिव चीज को दिखाता है, वो किसी चीज को कंप्लीटली स्ट्राइक आउट करो बोलते हैं। लेकिन वैल्यू न्यूट्रल हमेशा पॉजिटिव को दिखाता है, वो पॉजिटिव पॉइंट है। ये भी आप यूज कर सकते हैं, रिमेंबर। वैल्यू फ्री एक नेगेटिव है, वो किसी चीज यानी कि वैल्यू को कंप्लीटली कट करो बोलता है। जैसे साइंस जो किसी का वैल्यू नहीं देखता, वो सिर्फ डाटा को करेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू न्यूट्रल जो होता है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो बोलता है एरर को एक्सेप्ट करते हुए बायस वे में अप्रोच करो, सॉरी नॉन बायस वे में अप्रोच करो। तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर फॉर्मेट को लिखना है। डन, ठीक है। सो अभी तक हम लोग दो चैप्टर खत्म किया है, ठीक है। साइंस साइंटिफिक मेथड और थियोरिटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ द रिसर्च मेथोलॉजी, पॉजिटिविज्म और उसका क्रिटिक, फैक्ट्स, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज को हम लोग अच्छे से पढ़ा है। उसमें हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शन, आपका फिनोमेनोलॉजी, उसके बाद एथनो मेथोडोलॉजी को हम लोग पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में फिर से दोबारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड को दोबारा फिर से पढ़ता है, और कैसे डाटा कलेक्ट करता है, सैम्पलिंग क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, उसके बारे में। इसलिए ये चैप्टर कम है एंड वेरी इजी। ये बेसिकली आगे का जो दो चैप्टर है, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव का जो मेथड्स है, उसको दोबारा फिर से रिवाइज करता है, ठीक है। तो इसलिए उसको दोबारा हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेगा, वी विल सी 2 क्लासेस में कोशिश करेगा। उसके बाद जो सबसे लंबा है, सोशल थिंकर्स, ईच थिंकर्स को हम लोग कोशिश करेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस थिंकर्स ही है, ठीक है। उसके बाद पीछे का जितना सब्जेक्ट है, जितना टॉपिक्स है, दे आर वेरी इजी। आप कुछ ना कुछ उसको अभी भी लिखो बोले से आप लोग लिख सकेंगे, ऐसे वाला तो। ठीक है। सो आप लोगों को कुछ डाउट है आज? ऑनलाइन वाला स्टूडेंट आप लोग सब ठीक है ना, डाउट है? आप लोग, ओहो वेरी सॉरी, ऑनलाइन वाला हम अब भी कमेंट को खोला है, हम देखा ही नहीं अब। पहले से हमको मैसेज कर रहे हैं, हम इसलिए सोच रहे हैं क्यों आप लोग का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, वेरी सॉरी। अभी हम देखा है, नहीं नहीं, आप लोग को हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। इसलिए सर हमको कॉल कर रहे हैं शायद, वेरी सॉरी, सॉरी। ओके वेरी सॉरी यार, ये हम देखा ही नहीं, हम कमेंट खोला ही नहीं है, हम इसलिए सोच रहे थे ये बच्चा लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, वो लोग पहले से हमको पूछ रहे हैं। कंटेन, कंटेन नॉट कंसेंट, हम शायद कंसेंट लिखा है, कंटेन होगा। ओके ये जो
डिस्कोर्स का मतलब, ठीक है, डिस्कोर्स जो ना आपका जो नॉलेज होता है, जो आपका सोसाइटी का मतलब सोसाइटी कल्चर और ट्रेडिशन से जो आप समझ के आता है ना, वो नॉलेज को हम लोग डिस्कोर्स बोलते हैं। और वो आपको एक बार फिर से मतलब वो आपको मतलब जनरलाइज व्यूज और आदमी का जो एक्टिंग होता है, आदमी का कंसेप्ट होता है, उसको समझाता है वो लोग। मतलब ये एक्चुअली वे ऑफ थिंकिंग और उसका मीनिंग बनाना उसको बोलता है। या में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही कंसेप्ट एक साथ आ जाता है। ओहो! कल ज्योग्राफी में भी सर पूरा इग्नोर किया, आई एम वेरी सॉरी। ये ऐसा होता है कभी-कभी, एक्चुअली वही हो जाता है इसलिए। एटनोमोलॉजी को एक बार शॉर्ट में रिवाइज़ कर दीजिए मैम, ठीक है? हाँ, ओके, डिस्कोर्स का ना हम एक एग्ज़ाम्पल देगा, ठीक है? डिस्कोर्स का। डिस्कोर्स का ना सबसे कंट्रोवर्सी एक एग्ज़ाम्पल देगा, हाँ? डिस्कोर्स जो गलत भी हो सकता है, डिस्कोर्स का मीनिंग, ठीक है? सो डिस्कोर्स का एग्ज़ाम्पल हम आपको वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्सी मतलब माना जाता है, जिसको हम लोग पॉलिटी में लिखता है एग्ज़ाम्पल के तौर में। व्हाट्स द नेम? एक पर्टिकुलर मंदिर है ना जहाँ में औरत एंटर नहीं कर सकते? सबरीमाला टेम्पल, कौन सी? सबरीमाला है उसका नाम, सबरीमलाई, ऐसे ही कुछ था। सब्र एक बार 1 मिनट। सब से नहीं, से तमिलनाडु का है वो। हाँ, सबरीमाला है, हाँ, हम सही है, ठीक है। ओके, हम हेलो? आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल देगा दिस सबरीमाला। सबरीमाला कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी आप लोग सब सुना है ना? सो देखो सोशियोलॉजी कैसे पॉलिटी में भी हेल्प करता है कांसेप्ट को, ठीक है? तो हाँ, यस, चला था, ठीक है। सबरीमाला कंट्रोवर्सी को हम आपको दोबारा बताएगा डिस्कोर्स के फॉर्म में। नाउ सिंस टाइम सिंस टाइम बिना विदाउट क्वेश्चन, मेरा लेक्चर सुन लो, बिना क्वेश्चन किए सबरीमाला का जो टेम्पल है उसका जो अंडर का सैंक्टम है, वहाँ वोमेन अलाउ नहीं है। और इसको वोमेन खुद क्वेश्चन नहीं करता है। क्यों क्वेश्चन नहीं करता है? क्योंकि ओवर द पासेस ऑफ द ईयर, यानी कि फैमिली कल्चर और आपका सोसाइटी का नॉलेज के हिसाब से औरत खुद कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली दे एक्सेप्टेड कि वो सैंक्टम में वो एंटर नहीं कर सकते, एंड दे आर ओके विद दैट। समझ दे आर ओके विद दैट, और वो लोग खुद जानता है। और इसलिए वो लोग वो अंदर का होली जो सैंक्टम है जहाँ में सिर्फ मेल अलाउ है, फीमेल नहीं जाता है। यानी कि ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉलेज जो है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस नॉलेज, जिसको हम लोग का फैमिली कल्चर एथिक्स बना के हम लोग को समझने दिया है, उसको हम डिस्कोर्स बोलेगा। नाउ डीकंस्ट्रक्ट इसमें कैसे आ जाता है? अभी जो मॉडर्निटी में एजुकेशन के चलते और वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट जब बहुत चल रहा है, तो उसमें से एक वुमेन खुद क्वेश्चन करता है। और ये क्वेश्चन उसका ये है कि जो भगवान को तुम प्रे कर रहा है अंदर में, दैट इटसेल्फ इज अ फीमेल। जब वो फीमेल को तुम प्रे कर रहा है तो दूसरा फीमेल को अंदर नहीं घुसने देना, वो क्या जायज़ है? यानी कि डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोशिश। इसका जो बिलीफ है और ये बिलीफ को मान के हम लोग चलता है, यानी कि वो डिस्कोर्स है हम लोग का। हम लोग का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिलीफ जो हम लोग का एक्शन, फैमिली, एटीट्यूड, हम इथोस से आ जाता है। ये है आपका डिस्कोर्स का मतलब। ओके? डिस्कोर्स ना एक सब्जेक्टिव मैटर है। तब ऐसे चीज़ है जो आप तक आपका साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव व्यूज़ के वजह से वो निकलता है। वो याद रखो। समझ गया? नेक्स्ट कोई पूछा है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब है देयर आर सर्टन
सोसाइटी में ऑलरेडी कुछ कुछ नॉर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग होता है जिसको बिना एक्सप्लेन किए आप खुद से करने लग जाते हैं, जिसको हम इनविजिबल ग्लू ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं। एटनोमोलॉजी के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट एटनोमोलॉजी। स्पेलिंग सही है, मेथोडोलॉजी, एटनोमेथोडोलॉजी। देयर आर सर्टन थिंग्स इन द सोसाइटी जो बिना आपको कोई बताए आप ऑटोमेटिकली कर लेता है। दैट मीन्स द इनविजिबल ग्लू। इनविजिबल ग्लू ऑफ द सोसाइटी, उसी को हम एटमोलॉजी बोलता है। एक्सेप्टिंग ऑलरेडी established व्यू विदाउट क्वेश्चनिंग, यस दैट इज व्हाट डिस्कोर्स इज अबाउट। वो आपको वही सिखाता है ह्यूमन का कॉन्शियन नॉन कॉन्शियन के बारे में, नेचर बॉडी है ना, इमोशनल, वो सब हम लोग को गाइड करता है और उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेता है सब रिमार्क्स। तो ये एथमो मेथोडोलॉजी ये क्या बोलता है? ये बोलता है कुछ कुछ फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी है जो बिना बोले आप खुद से कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ बैंक में जाना है, कोई बोलो मत बोलो, आप ऑटोमेटिकली लाइन में खड़ा रहता है। कोई भी नहीं बताया आपको, इवन छोटा बच्चा को भी कोई नहीं बताता है, लेकिन वो लाइन में खड़ा रहता है। और जैसे ही असेंबली का बेल मारता है, ऑटोमेटिकली लड़की और लड़का अपना लाइन बनाता है। और लाइन भी क्या होता है आप लोग कोई नहीं बताता है, लेकिन आप लोग हाइट के हिसाब से लगाते हैं। मतलब ऐसा इनविजिबल चीज। और जैसे एग्जाम्पल हम आपको बोला है एलिवेटर का, जाके करो, है ना, एलिवेटर का अंदर में घुसो, बटन को प्रेस करो और दरवाजा का उस तरफ देखने से बेहतर आप आदमी को देखो खड़ा करके। आप देखो कि आपको क्या क्यूरियस आई से आदमी देखेगा। कौन बोला है कि दरवाजा का उस तरफ ही देखना है? कोई नहीं बताया। लेकिन ऑटोमेटिकली ये हम लोग का इनविजिबल कॉन्साइन में आ गया कि बटन दबाओ और दरवाजा का तरफ देखो। समझ गया? सो ये जो एक्शंस होता है उसी को वो एटमोलॉजी के अंदर में दे से, ये चीज को हम लोग कभी क्लासीफाई ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। दीज आर ऑल कॉन्शियस का मैटर है, माइंड का कॉग्निटिव। और ये चीज को हम लोग दिखाई भी नहीं देता है, फिर भी ये हम लोग का सोसाइटी को इम्पेक्ट करता है। सो एटमोलॉजी उसके बारे में। ठीक है, समझ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है अपना माँ को, माँ पिताजी को आप वो लोग का नाम से बुलाता है, नहीं बुलाता है। यार हम लोग का सोसाइटी ऐसे नहीं है। हम लोग सोसाइटी में हम लोग मदर और फादर को हम लोग रेस्पेक्टफुली बुलाता है, और उसके बाद वो लोग को हम लोग रिगार्ड्स करता है। ठीक है? लेकिन सपोज वंस इन ए वाइल आप जाके वो लोग को नाम से पुकार के देखो, है ना, नाम से पुकारने से वो लोग आपको एक वियर्ड शक्ल देगा, शर्म नहीं है ऐसे बोलेगा। जी हाँ। और उसके बाद आपको जो करना है अपना मन का असली का, जाके किसी को आप बोलो कि हमको पानी पीना है, वो आपको बोले तुम्हारा मर्जी है जाके पियो। यानी कि कुछ कुछ चीज ऐसे होता है कि जो जनरलाइज कॉमन सेंस के अंदर में, कॉमन सेंस से भी अलग सेंस होता है, जो बिना बताए समझ जाता है। और दूसरा चीज ये मीट काटने का, हाँ? मीट काटने का टेक्निक जो होता है, ये हम लोग को कभी कोई नहीं सिखाता है। ट्राइबल लोग को, हम लोग को कभी कोई नहीं सिखाता है, लेकिन जब सिचुएशन एराइज होता है, हम दाव लेता है और खुद से मीट को काट सकते हैं। कोई ट्रेनिंग भी नहीं दिया, बट वी कैन डू दैट। तब ऐसे चीज जिसको हम नहीं जान के भी हम लोग सीख लेते हैं खुद से देख के। ओके, आई होप समझ गया। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग आप लोग समझ गया है? फिर से घर एक बार जाओ, हाँ कल सैटरडे है कोई बात नहीं, फिर से घर एक बार जाओ, ये जो चैप्टर है उसको ओवरऑल आप लोग भी व्यू करो। ओके, आप लोग भी व्यू करो, और अगर फिर से कंफ्यूज है बोलने से दोबारा फिर से हम लोग उसको जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको कंफ्यूज है विल डिस्कस इट अगेन। ओके, लेकिन पहले जो पढ़ा है उसको एक बार देखो, है ना। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन आपको हम पूछ रहे हैं, हाँ आप लोग लिखो इसको। हम ये वर्ड यूज किया डिबेट, ध्यान दो।
यस, एरर 6805, हाँ बोलो। तुम्हारा क्या व्यू है सोशोलॉजी का व्यू पॉइंट से हटा 65? इज मर्डर जस्ट किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग और इज इट ए फ्लो इन ह्यूमन कैरेक्टर? इसमें डिस्कोर्स और डीकंस्ट्रक्ट दोनों आएगा। ये शायद बहुत सुंदर लगता है अभी तक। वर्ड लिमिट 150 ऑफिस में है क्या वो भी हम पता नहीं है। इंस्टीट्यूट में आता है शायद, ये लोग कभी ऑनलाइन क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास होता है उसके बाद वो इंस्टीट्यूट में शायद। पता नहीं, हम एक बार देख ले, नहीं होने से तो इधर ही मिलेगा। लॉग इन करते हैं तो हम लोग सब एक एक नाम दे। वर्ड लिमिट जो 150 है। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स को नहीं समझे आप लोग सच में? जब ना आपका कॉन्शियस आपको क्वेश्चन करेगा ना, तब आप अपना डिस्कोर्स मतलब जो मीनिंग आप समझा है, आप उसको क्वेश्चन करें। जैसे सबरीमाला का केस हुआ है। जमाना से हम लोग का कल्चर ये बोलता है कि फीमेल, हम लोग का कल्चर ट्रेडिशन इथोस ऐसे माना जाता है कि फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तब पूरा महीना वो लोग साफ नहीं होता है। और जब प्रे को करता है भगवान को, जब वो लोग 21 डेज प्रे करता है उसमें वीमेन जो जनरली क्लीन नहीं होता है, इसीलिए वो लोग मंदिर का सैंक्टम में घुसने का अलाउ नहीं है। दैट वाज व्हाट बिलीव। और औरत भी अपना मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है ना, उसको वो लोग गंदा ही देख के ऐसे होके भरा हुआ है। ठीक है। अभी भी तो देयर आर सर्टन पर्सन्स जो ऐसे मानता है कि मेंस्ट्रुएशन गंदा ही है और ये गंदा बुलाते नो। अभी जैसे ये हम लोग का डिस्कोर्स है, यानी कि ये हम लोग का जमाना का बिलीफ है जो हम लोग में बैठ गया है। लेकिन अभी सिस्टम चेंज होके वी अंडरस्टूड, जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होगा ओनली देन दोस अनफर्टिलाइज एग आपका ब्लीडिंग बन के निकलते, ये हम समझिए। समझिए, यानी कि अब हम वही नॉलेज, वही डिस्कोर्स नॉलेज जो सिंस टाइम हम लोग को बताया है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वे में, और जिसको हम मतलब अपना ट्रूथ सत्य मान के हम लोग जो चल रहा है, अभी हम लोग उसको क्वेश्चन करता है। जब हम उसको क्वेश्चन करता है, हम क्या करता है, हम उसको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, तोड़ने के लिए कोशिश करता है। वाई? और डीकंस्ट्रक्ट में साइंस हमको मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये तो ह्यूमन नेचर है, दैट्स व्हाट मेक्स अस यूनिक फ्रॉम द मेन, है ना? इसीलिए वही हम बता रहे हैं आपको, ये डिस्कोर्स का मतलब वही होता है यहाँ में सोशोलॉजी टर्म में। ये बेसिकली आपका जो नॉलेज, वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द नॉलेज, और ये नॉलेज को कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट करेगा? फैमिली, ट्रेडिशंस, कल्चर, योर सोसाइटी, इथोस, इवन योर नियर एंड डियर वंस एंड योर फिजिकल एक्शंस, एवरीथिंग, वो लोग सब मिलके आपका ये नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये नॉलेज ना चाह के भी हम लोग के अंदर में ऐसे भर जाता है कि हम उसको क्वेश्चन नहीं करता है जब तक हम डीकंस्ट्रक्ट नहीं करें। डीकंस्ट्रक्ट फिर क्या करता है, हर एक पार्ट चीज को तोड़ के वो देखता है, हिस्ट्री से रिलेट करता है और देखता है कि वो सही है कि नहीं, सिमिलर मीनिंग है कि नहीं। जैसे कि जमाना में जब आदमी वार में जाता था, तो राजा लोग दूसरा को मरा मरा देता था, मर्डर, है ना? वो लोग उसको मरा देता था, तो उसको हम लोग जस्टिफाई करता था, वी यूज्ड टू से कि वो वार लड़ा है इसलिए वो मरा दिया। लेकिन अभी हम लोग जब देखने से वी बिलीव कि मर्डर तो मर्डर है, चाहे वो वार में हो कहीं में हो। फिर वो सोल्जर्स लोग का एक्टिंग है, उसको फिर पूछते हैं क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं, है ना? सो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन एथिक्स में पूछ चुका है। एथिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो केस स्टडी है, इसमें ऑलरेडी ये पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पूछा है अबाउट एनकाउंटर। एनकाउंटर को लेके ये पूछा है क्या ये एथिकल नॉर्म्स के अंदर है, यानी कि डिस्कोर्स के अंदर में है, या ये
डीकंस्ट्रक्ट के अंदर में। जो एनकाउंटर का मीनिंग पहले था, क्या वो सेम है? ना, समय के साथ वो बदल गया है। ओके, एरर 6805 आप समझ गया? फिर से जाके एक बार घर में देखो, नहीं सकने से दोबारा हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। ओके, हाँ, हाँ। तो ये नॉलेज कौन अनकॉन्शियसली हम लोग एक्सेप्ट करता है। हाँ, तो वो एक मतलब समय के साथ वो मीनिंग को बदल रहा है। ओके, दैट इज़ व्हाट डिस्कोर्स एंड डिकंस्ट्रक्शन इज़ अबाउट। ट्राई करो, ठीक है? फिर से घर जाके, एंड आई एम वेरी सॉरी, हम मैसेज नहीं देखा है। हम सोचा है कि ये लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? कहाँ गया ये बच्चा लोग बोल के। वेरी सॉरी। कि आज का क्लास समझ गया, आप लोग देख लो, और आज का जो चैप्टर 2 में जितना 10 इयर्स में क्वेश्चन आया है, उसको भी मंडे तक हम लोग कोशिश करेगा बेस देने के लिए, ठीक है? और ऑनलाइन का स्टूडेंट लोग जो क्वेश्चन है उसको लिखो, लिख के जो 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर है चैप्टर 1 से, उसको कोशिश करो लिख के और सेंड करो, ठीक है? और वो बाद में क्या होगा, आपका ऑप्शनल स्टडीज में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।